Hello everyone, you are welcome to Freedom Classes channel. Today I will discuss about electric field intensity due to electric dipole at any point. आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के समीप किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी पहले हम लोग जो है एक्सियल पोजीशन पे पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़े थे कि किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी, इसमें दोनों कंसेप्ट आएगा, एक्सियल पोजीशन का भी और इक्वेटोरियल पोजीशन का भी इसमें कंसेप्ट आएगा। तो इसलिए दोनों कंसेप्ट जिनको पहले से बहुत अच्छे से क्लियर है उनको बहुत ही अच्छा लगेगा आज की क्लास में। तो देखिए, हम लोग ने पहले पढ़ा था, यदि हम लोग ये डायपोल बनाते हैं और ये डायपोल है तो यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज लेते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और ये बीच में मिड पॉइंट है, ये सेंटर। और डायपोल का जो है लेंथ हम लोग क्या लेते थे 2L। और डायपोल मोमेंट को वेक्टर P से डिनोट करते हैं। और इस डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। सबसे पहले इसका जो एक्सियल पोजीशन था इधर था। सपोज दैट एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, है ना, इस डायपोल की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आया था, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ एक्सियल पोजीशन पे। और यहाँ पे ये जो है ये पूरी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलरली इस डायपोल को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, और ये 90 डिग्री है। तो यदि यहाँ पे हम लोग पॉइंट P लेते थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को जब निकालना होता था तो यहाँ पे हम लोग निकाल भी चुके हैं। E बराबर इस पोजीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और ये एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन डायपोल के एक्सिस के अलोंग होता है और ये डायपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, और परपेंडिकुलरली है ना, ये P पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। और इसका जो हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आया था। लेकिन आज जो हम लोग निकालेंगे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, आज न तो एक्सियल पोजीशन पे न ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज डैट ये वाला पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को यदि निकाला जाए, है ना, इस पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, किसी डायपोल के कारण। तो अब देखिए, अब फिर से एक नया डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे तो प्रूफ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, AB इज इलेक्ट्रिक डायपोल, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे मिड पॉइंट है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है -q से +q की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग p ले लेते हैं, और इस डायपोल से ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इस p पॉइंट पे, इसको p पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये पॉइंट ना तो एक्सियल पोजीशन पे है और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये है ना, किसी भी पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, तो उसके अलावा एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट छोड़ के कहीं किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक मिलाते हैं एक लाइन से, ठीक है। तो ये P पॉइंट है, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, और ये जो लाइन है, ये OP जो लाइन है, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब जो है ये डायपोल का हम लोग को कंपोनेंट निकालना है ना। तो इस डायपोल का दो कंपोनेंट, एक जिसके साथ थीटा रहे वो कॉस थीटा में आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p कॉस थीटा, इस कंपोनेंट को। दूसरा कंपोनेंट जो होगा इस कंपोनेंट से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, जस्ट इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे। ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होगा, और इसको हम लोग, ये जो कंपोनेंट होगा ये p साइन थीटा होगा। यानी इस डायपोल को हम लोग दो टुकड़े में बांट दिए, एक p कॉस थीटा, दूसरा डायपोल p साइन थीटा। अब देखिए, यदि ये पॉइंट P है तो इसको, यानी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो यानी इसका जो डायरेक्शन है इधर है, तो इधर हम लोग ले लेते हैं और इसको इधर हम लोग इसको मिला सकते हैं। तो सपोज डैट ये पॉइंट है, ये इसको हम लोग ले लेते हैं -q चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लस q, इस पॉइंट पे +q चार्ज है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी इसका डायरेक्शन इधर था, ऑब्वियसली इधर क्या होगा, माइनस होगा, -q चार्ज, और इधर होगा +q चार्ज। तभी तो इसका डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको B1 मान लेते हैं, इसको A2, इसको B2 हम लोग मान सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये जो P पॉइंट है, ये डायपोल यानी P कॉस थीटा, ये जो डायपोल है A1 B1 है ना, तो इसको हम लोग A1 इसको मान लेते हैं, A1 ये B1। तो A1 B1 जो एक डायपोल है ना, A1 B1 P कॉस थीटा, तो ये P पॉइंट इस डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है। देख लीजिए, एक्सियल पोजीशन पे, यानी ये A1 B1 डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। दूसरा डायपोल A2 B2 जो है, दूसरे डायपोल के A2 B2 के ये बीचों बीच मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस डायपोल पे ये P पॉइंट जो है, ये लाइन OP परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन ये हो जाएगा। आप बताइए, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होता था, और तभी तो यहाँ पे एंगल 0 होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये इस डायरेक्शन में। और ये इस लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और इसका इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट उल्टा। ये इधर तो ये इधर, ठीक है। ये और E1 और E2, इसको E2 हम लोग मान लेते हैं। तो इसका जो है बीचों बीच, इस दोनों वेक्टर के बीचों बीच क्या आ जाएगा, एक रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट को हम लोग E मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब इस रिजल्टेंट को हम लोग निकालेंगे। सपोज डैट अब हम लोग लेते थे ये, इसको A लेते थे और ये B होता था। जब ये दोनों वेक्टर A और B होता था तो इसके बीचों बीच एक रिजल्टेंट वेक्टर जाता था, और उसका हम लोग जो मैग्नीट्यूड, यदि ये एंगल, इसको हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यदि हम लोग थीटा भी मानते थे, इस A और B के बीच यदि एंगल मान चलिए थीटा है, तो हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालने क्या बोलते थे, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। तो उसी तरह यहाँ पे E1 और E2 है, तो A की जगह पे E1 हम लोग लिखते हैं और R के जगह पे E, तो E बराबर हो जाएगा E1² प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और कॉस यहाँ पे कितना डिग्री है, दोनों E1 और E2 के बीच 90 डिग्री है। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 0 हो जाता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट होगा, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का अंदर रूट। तो ये इसके यहाँ पे रिजल्टेंट के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग E बराबर लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए, समझाने के लिए हम लोग बताए हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सियल पोजीशन पे जो वैल्यू आता था, यहाँ पे E1 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और P के बदले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P cos थीटा। यहाँ का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है P cos थीटा बाई, यहाँ है ना R3। यदि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस R मान लिए हैं तो R3 हो जाएगा। उसी तरह इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा E2 का, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसके लिए इसका डायपोल मोमेंट क्या है, P sin थीटा, तो P sin थीटा अपॉन R3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मानते हैं, माना AB कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र O है ना, उसका लंबाई, इलेक्ट्रिक डायपोल का लंबाई 12 होता है, बताए थे 12, तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है, क्या है, P है, वेक्टर P है। पॉइंट A पर
माइनस क्यू चार्ज तथा पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है। सेंटर से सेंटर ये हो गया, सेंटर ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि डायपोल मोमेंट वेक्टर पी है ना, डायपोल मोमेंट ये जो है वेक्टर पी, ये एक डायपोल मोमेंट है। तो ओ पी तथा उसके लंबवत दिशा में ये हो गया, लंबवत दिशा में विभाजित करने पर पी बिंदु पी cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पर तथा पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। यदि दोनों स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 तथा E2 है तो E1 का वैल्यू देख लीजिए 1/4 2p cos थीटा बाय r³ और E2 का वैल्यू हो गया 1/4 p sin थीटा बाय r³। अब हम लोग इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। अतः पॉइंट P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बता दिए थे कितना होगा। तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, उसका रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि बोले थे वेक्टर A प्लस वेक्टर B को हम लोग जोड़ते थे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का मान थीटा यहाँ पे E1 और E2 एक दूसरे से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो इसलिए cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर E2 का स्क्वायर बच जाएगा रूट अंडर। तो E1 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई r³ प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपॉन r³ हो जाएगा, इसका स्क्वायर और ये पूरे का रूट हो जाएगा। तो पूरे का रूट लगाने के बाद हम लोगों को मिलेगा क्या मिलेगा, अब देखिए तो E बराबर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर की जगह यहाँ पे कुछ कॉमन आने वाला है, तो कॉमन क्या आ सकता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, ठीक है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो कॉमन आ जाएगा तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो कॉमन आ जाएगा तो उसका स्क्वायर से रूट खत्म है ना, तो रूट से उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³
आर क्यूब डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर के बच जाएगा 2 cos स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर बच जाएगा और ये इधर बच जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और भी सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे को मिटा दें पी बाई आर क्यूब और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक cos स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और इधर हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस देके तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रूट अंडर हो जाएगा। तो ई का वैल्यू हम लोग को फाइनली इतना आया, या इसके बदले में हम लोगों को आ सकता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे के पी बाई आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी लिखा रह सकता है क्योंकि के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और पहले भी बता चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हम लोगों को फार्मूला आ गया, यही हमारा मुख्य डेरिवेशन है। तो यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ईच है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना ही आएगा, यही मेन है ये दोनों। तो अब यदि इसमें कुछ केसेस हो सकता है, यदि पी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे लाई करे, डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे लाई करे, तो उस कंडीशन में थीटा जो है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ केस 1 if P point lies along axial position, एक्सियल पोजीशन के अलॉन्ग पी पॉइंट यदि लाई करे तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में ई बराबर हो जाएगा फार्मूला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब और यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 0 डिग्री प्लस 1। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो cos 0 डिग्री 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 × 3, तो 3 + 1 4 हो गया। तो ये डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब, जिसका मतलब एक्सियल पोजीशन के लगभग गया। दूसरा केस, इसमें सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ़ पी पॉइंट लाइज along इक्वेटोरियल पोजीशन, यदि इक्वेटोरियल पोजीशन के अराउंड पी पॉइंट लाई करता है
तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में ई का वैल्यू हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4π∁0 p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 1/4π∁0 p/r³ हो जाएगा यहाँ पे r³ √3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 ही हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4π∁0 p/r³। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोगों को कितना आता था, 1/4π∁0 p/r³, उतना ही वैल्यू आया है। तो ये 2 केस है। तो मेन फार्मूला हमारा ये हो गया। और यदि सपोज डैट ये रिजल्टेंट जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 के साथ यदि अल्फ़ा एंगल बनाए तो क्या होगा। तो देखिए इसके पैरेलल एक लाइन, यदि हम लोग इसका टेल इसके हेड के बाद इसका टेल लगा सकते हैं पैरेलल, और इसको थोड़ा सा आगे की और बढ़ाएंगे तो एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर ये भी E2 ही हो जाएगा, E2, क्योंकि ये इसके पैरेलल ये है, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो E2 इधर है तो E2 इधर भी हो जाएगा पैरेलल, और नीचे में क्या हो गया, E1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो एंगल तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, है ना, tan अल्फ़ा = E2/E1। तो E2 इस अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, 1/, E2 का वैल्यू जानते हैं 1/4π∁0 p sin थीटा अपॉन r³ बटा E1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4π∁0 2p cos थीटा बटा r³। तो अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p sin थीटा बाई r³ इंटू r³/2p cos थीटा। तो ये p से p कैंसिल, r³ से r³ कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 sin थीटा बाई cos थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/2 tan थीटा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे tan अल्फ़ा का जो वैल्यू हो गया एंगल, तो 1/2 tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। इस रिजल्टेंट जो E1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 के साथ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, उस अल्फ़ा एंगल को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं tan अल्फ़ा के फॉर्म में। तो tan अल्फ़ा बराबर हमारा हो जाएगा हाफ tan थीटा। तो देखिए इस तरह से जो है हम लोग ना तीनों कंडीशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है, ज्ञात किया है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो तीनों फार्मूला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। हमने इसका केस भी बताया और
और एंगल भी कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं वो भी बता दिया। कोई भी चीज़ को कंसेप्चुअल पढ़ने से आपको इंटरेस्ट आएगा समझने में, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जो है सबसे पहला जो फार्मूला ज्ञात किए ई एक्सियल पोजीशन पे, वो निकला था हम लोग का 1/4πε0 2p/r³। ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला हम लोग निकाले ई इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना नहीं आया 1/4πε0 p/r³, ठीक है। तीसरा आया ई एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, तो 1/4πε0 p/r³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये फार्मूला हम लोग को आया है, और ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आईआईटी हो, नीट हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये सभी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ से आने का काफ़ी संभावना रहता है, 90% चांस रहता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का। तो तीनों कंडीशन हम लोग ने डेरिवेशन देख लिया, ठीक है। तो देखिए रिवीजन जितना करोगे उतना परफेक्शन आएगा। हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं इसलिए परफेक्शन नहीं आता है। शुरू में तो लगता है कि अभी समझ रहे हैं, जैसे 10 दिन के बाद आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो भूलने का एक ही इलाज है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको पीछे वाला रिकॉल आप कर सकते हैं। बस एक ही उपाय है, उसको बार बार रिवीजन, यानी मेनी टाइम्स ऑफ रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कोई भी चीज़ को दोबारा या तिबारा पढ़ना, है ना, बेकार नहीं जाता है, वो हमें और भी फ़ायदा पहुंचाता है। और हमारा जितना बार पढ़ेंगे उतना हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। फिज़िक्स देखिए कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो फिज़िक्स में बहुत मज़ा आता है। ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है जो रट के हम लोग, है ना, समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको माइंड को स्थिर करके समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोग जो है, हम लोग के पास धैर्य ही नहीं रहता है। कोई चीज़ सुनने या देखने से, है ना, मतलब हम लोगों को लगता है कि बहुत समय बर्बाद जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल आप उस चीज़ को देखिए, समझिए, जानने के प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल उससे बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है जो चीज़ को पढ़ते हैं रिवीजन करते रहना चाहिए। आप जितना अभी तक में पढ़ा है, नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, और फिर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये सब चीज़ तो हम लोग क्लास में पढ़ भी चुके थे, फिर भी जिन स्टूडेंट का छूटा हुआ है वो लोग फिर भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो लोग पढ़े हुए हैं वो उनको दोबारा पढ़ने का मौका मिल सकता है, समझने का भी मौका अच्छा है। तो फिर आगे हम लोग तो चलते ही रहेंगे, हमारा बैच आगे बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो देखिए लॉकडाउन, अब हम लोग अपने आप को इस तरह से ढाल लेना चाहिए कि अब हम लोग को जीना इसी लॉकडाउन में है। अब इस लॉकडाउन में हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से अच्छा करें, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हमेशा यही सोचता रहेगा कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं होता है, सारा स्कूल कोचिंग बंद है, हम भी नहीं पढ़ें। तो यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आपको खुद करना है ना। आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी पढ़ रहे होंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, उसको भी उस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, आपको भी होना है। तो आप अभी से मेहनत स्टार्ट कीजिए करना। नहीं भी कर रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन मेहनत करना है। और मेहनत कभी भी, है ना, ऐसा नहीं है कि नुकसान करता है। मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए दिन में जो है वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता है। तो अभी लगभग 12 बज रहा है, रात नाइट है। तो अभी माहौल बहुत शांत है,
इसीलिए इस टाइम में थोड़ा वीडियो बनाना अच्छा लगता है। और जब वातावरण बहुत शांति हो तो उस कंडीशन में, है ना, अच्छा वीडियो बनता है, नॉइज़ कम होता है ना। तो इस तरह से जो है आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, है ना। प्रत्येक दिन आपको हम वीडियो डालते रहेंगे बना के, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, अपना पढ़ाई जारी रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में, और सब सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे या किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो, है ना, में किसी की परेशानी हो, किसी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप में क्या, आपको क्या दिक्कत है और किस तरह से हम लोग को इम्प्रूव करना है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।